सुप्रभात छात्रों। पाठ क्रमांक 17। इसकी शीर्षक है ब्लॉग लेखन और इसके लेखक है प्रवीण बरदापुरकर सर। देखिए लेखक का परिचय। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ है। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। देखिए पाठ का परिचय। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो या टेलीविज़न, समाचार चैनल हो या पत्रकारिता, अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसे वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ी ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। देखिए आधुनिक समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन लोकप्रिय बनता जा रहा है। आज हम सब कुछ जो अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं वो हम किस पर पढ़ते हैं? मोबाइल पर, इंटरनेट द्वारा। देखिए अखबार क्या होता है? हार्ड कॉपी। हमारे घर सुबह आता है अखबार, बाद में हम क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। लेकिन मोबाइल हमेशा हमारे हाथ में होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इंटरनेट पर जाकर हम क्या करते हैं कि खबर, कोई भी खबर हो, हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लेखन के नियम, उसके बारे में, उसके स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए ब्लॉग को महत्व को स्पष्ट किया गया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम भी बन चुका है। देखिए सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है। देखिए कोई भी लेखक, कोई भी आदमी क्या कर सकता है? इंटरनेट पर जा सकता है और गूगल पर जाकर गूगल अकाउंट पर अपना अकाउंट का निर्माण कर सकता है और आपका जो ज्ञान है वो सोच समझकर वो क्या कर सकता है? किसी एक विषय पर अपना मत तथा अपना विचार व्यक्त कर सकता है। और अपना मत व्यक्त करने का ही एक डिजिटल माध्यम है जिसे हम ब्लॉग कहते हैं। देखिए वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है। देखिए ब्लॉग को अभी लोक मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब इंटरनेट पर जाते हैं तो ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करते हैं और बाद में अपना जो मत है वहाँ उधर वो संकेत स्थान पर हम रख सकते हैं और बाद में हम क्या करते हैं? उसके पढ़ भी सकते हैं। देखिए तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। देखिए ब्लॉग को अभी बहुत सारी लोकप्रियता मिल चुकी है। देखिए पहले हम कहेंगे ब्लॉग क्या है। देखिए ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या की कोई बंधन नहीं है। हम अपनी बात को जितनी विस्तार से देना चाहे दे सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। देखिए पार्ट 1 में हमने क्या देखा है? ब्लॉग लेखन के तात्पर्य, ब्लॉग की खोज, ब्लॉग लेखन की शुरू की प्रक्रिया। अब हम देखने वाले हैं कि ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। देखिए ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए, इसीलिए विपुल पठन करने की आवश्यकता है। चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान भी उसे होना चाहिए। भाषा सहज और प्रभावमयी हो तो पाठक उसे पढ़ना चाहेगा, उसमें उसकी रुचि निर्माण हो सकती है। भाषा सहज और प्रभावमयी हो तो पाठक उसे पढ़ना चाहेगा। देखिए शब्द का इस्तेमाल, सीधे साधे शब्द और सीधे साधे वाक्यों का इस्तेमाल करेगा, तभी पाठक क्या करेंगे? अभिरुचि से वो पढ़ पाएंगे। देखिए साथ ही लेखक के पास विषयों से संबंधित संदर्भ, जो घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र में जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना है, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया है, यदि वह यह व्यक्ति अपने निकटतम परिचितों में है तो उनकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृति में रहा है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, शब्दांकित कर सकते हैं। देखिए आगे का जो पार्ट है वो इस प्रकार है। देखिए ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। देखिए ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। और मानक भाषा का प्रयोग किस कारण हो? क्योंकि लोगों को उसमें अभिरुचि हो, लोगों को वो अच्छा लगे। देखिए व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो।
देखिए ब्लॉग लेखन करते समय जिस भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे उस वाक्य में, उस पंक्तियों में व्याकरण की अशुद्धियाँ न होनी चाहिए। देखिए ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता को उचित उपयोग करना चाहिए। देखिए जब हम ब्लॉग लेखन करेंगे तभी प्राप्त स्वतंत्रता, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उसका हमें क्या करना चाहिए, उचित उपयोग करना चाहिए, उसका गैर उपयोग नहीं करना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए हमें लिखने का कोई अधिकार मिला है तो हम कुछ भी नहीं लिख पा सकते हैं, क्योंकि जो समाज को अच्छा लगे, दूसरे लोगों को जब अच्छा लगे, उसी प्रकार का ही लेखन करने की आवश्यकता है। देखिए आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। देखिए समाज में कोई भी ऐसे लेखक है जो अपनी भाषा का इस्तेमाल, आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और गाली गलौज तथा अश्लील शब्दों का भी प्रयोग करने वाले लेखक हमने देखे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाठक ऐसी भाषा पसंद नहीं करते हैं। ब्लॉग लेखक को किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न कराना आदि बातों से दूर रहना चाहिए। बिना सबूत से किसी पर आरोप लगाना एक गंभीर अपराध है। देखिए किसी लगाना एक गंभीर अपराध है। पाठक ऐसे लेखकों की बात गंभीरता से नहीं पढ़ते, परिणाम स्वरूप ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। देखिए लेखक क्या कहता है कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना एक गलत बात है और गंभीर अपराध है। पाठक ऐसे लेखकों की बात गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है, उसका दर्जा कम हो जाता है, इसके कारण लोग उसका ब्लॉग नहीं पढ़ते हैं। ब्लॉग लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। देखिए जब ब्लॉग में लिखा जो साहित्य है वो पढ़कर लोगों को अच्छा लगना चाहिए, और जब अच्छा लगता है तभी लोग क्या करेंगे, उस ब्लॉग पर लेखक का प्रचारक बन जाते हैं। और एक पाठक दूसरे से और दूसरा तीसरे से सिफारिश करता ही रहता है और पाठकों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है और उस ब्लॉग लेखक का नाम सारे लोगों के मुंह में आता है और ये चर्चा की बात होती है। देखिए दूसरा जो मुद्दा है वो इस प्रकार का है। देखिए ब्लॉग लेखन का प्रसार जो है, देखिए ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं करता है। वो किस प्रकार कर सकता है, देखिए विज्ञापन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। विज्ञापन यानी जाहिरात, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस जो है इसके द्वारा वो अपने ब्लॉग का प्रचार कर सकता है। आकर्षक जो चित्र है, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक ही हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता ही रहता है। पाठकों को लगता है कि जो जानकारी मिली है वो अच्छी होनी चाहिए और उसके गहराई से सोच समझकर लिखी हुई हो, तभी पाठक उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं आगे वो क्या लिखने वाले हैं, आगे किस विषय पर अपना अपना मत वो व्यक्त करने वाले हैं, और उसका नियमित पाठक बन जाता है। और वो पाठक को हमेशा क्या करता है, उसकी प्रतीक्षा ही करते रहता है, आगे का जो ब्लॉग है उसके बारे में प्रतीक्षा करता रहता है। देखिए ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी हो सकता है। वो किस प्रकार, देखिए कि ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का पाठक वर्ग व्यापक होने के कारण इससे अच्छी आय हो सकती है, यानी आय होती है। देखिए जब हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग पर लेखन किया हुआ किसी लेखक ने अपना ब्लॉग लिखा होगा तो पाठक क्या करते हैं, बहुत सारे पाठक वर्ग जो है वो क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, और जब उन्हें अच्छे लगता है तब वो क्या करते हैं, बार बार वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें से क्या होता है, उनको आर्थिक सहायता मिल सकती है, उसमें से पैसे मिल सकते हैं। देखिए विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझे कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी भी क्या कर सकते हैं, अपने अनुभव और विचार ब्लॉग के द्वारा साझे कर सकते हैं और लोगों के सामने रख सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त कर सकता है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद भी मिल सकता है। शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा विश्व से जुड़े हुए जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। यानी विषय के बारे में कोई नियम नहीं है, जो आपको लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं और लोगों के सामने अपने विचार वो व्यक्त कर सकते हैं और इस डिजिटल माध्यम से लोगों के सामने रख भी सकते हैं। देखिए एक उदाहरण हम देखने वाले हैं। उदाहरण कौन सा है, देखिए कि भारत के गांवों में विभिन्न समस्याएं और किसी लेखक ब्लॉग किस प्रकार लिख सकता है। देखिए
देखिए पहला जो मुद्दा है वो है गरीबी। 130 करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और यह आबादी अधिकांश रूप में गाँवों में ही है। देखिए छोटे किसान हमेशा कर्ज से लदे रहते हैं, वे बड़े किसानों पर भी निर्भर रहते हैं। अतः बड़े जमींदार छोटे किसानों की ज़मीनें हड़प लेते हैं। आबादी में वृद्धि के कारण जमीनों का बंटवारा होता जा रहा है, अतः जमीन जायदाद के टुकड़े हो जाते हैं। छोटे टुकड़े फलदायी नहीं रहते हैं और उनके मालिक कृषि करके घाटा उठाते हैं, जिसके कारण हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है भारत के गाँव में विभिन्न समस्याओं में देखिए, जो दूसरा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। देखिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अभाव होने से युवाओं को चिंता में देखा जा सकता है। देखिए खेतों में अन्न और सब्जियां उगाने का एक निश्चित चक्र है। बीज बोकर सिंचाई करके फसलों को उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय पर न तो किसान के पास कोई काम होता है, न ही वह अपनी फसलों को छोड़कर कहीं और काम करने जा सकता है। वो अपने गांव में रहकर ही वो क्या कर सकता है, खेती कर सकता है। दूसरे शहर चला नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास दूसरे काम करने के लिए कोई कौशल्य उसके पास नहीं है, इसलिए वो खेती कर रहा है। अतः आंशिक बेरोजगारी कृषक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है और इसी कारण अभी अंशतः बेरोजगारी कृषक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। यानी जो लोग हैं युवा लोग, उनको खेती सिवाय दूसरा कौन सा पर्याय नहीं है। इसके कारण वो बेरोजगारी उनके जीवन का एक अभिन्न भाग बन गया है। सूखा और बाढ़। देखिए किसान जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो फसल अपने खेत में लाता है, खेत में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन जो लोग गाँव में रहकर खून पसीना एक करते हैं, उन पर प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाया करती है। बाढ़ आ जाता है, सूखा तूफानी हवाएं आ जाती है। ऐसी अनेक परेशानियां उसके सामने होती है जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं है, कि इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति ही आदमी को सिखाती है। कभी सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, तो ग्रामीण भारत में इन समस्याओं के कारण परेशानी बढ़ रही है। देखिए शिक्षा का जो अभाव है, देखिए गांव में शिक्षा का नितांत अभाव है। गांव के लोग आज भी शिक्षा को जरूरी नहीं मानते हैं और स्त्री पुरुष सभी अशिक्षित रह गए हैं। परिणाम स्वरूप वे गरीबी के कुचक्र को नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के सभी अवसर खो देते हैं और अपने बच्चों को भी समुचित शिक्षा नहीं दिला नहीं पाते हैं। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण लोग मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार की होती है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी कभी कमी है। कोई भी डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में दी जाने वाली दवाएं और डॉक्टरी परामर्श आज भी मध्ययुगीन जैसी है। देखिए आज ही जो ग्रामीण इलाका है, गांव में है, डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए लोग क्या करते हैं, देखिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में दी जाने वाली जो दवाएं और डॉक्टरी परामर्श आज भी मध्ययुग जैसी है, क्योंकि लोगों को मिल नहीं पा रही है। ग्रामीण अपनी चिकित्सा पर अधिक खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो कमी होने के कारण वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। यही कारण है कि गाँव में छोला छाप डॉक्टर और दवाइयों का धंधा खूब पनपता है। यानी लोगों को फंसाने का काम क्या करते हैं, बहुत सारे जो डुप्लीकेट डॉक्टर है वो करने का काम हमेशा करते हैं। देखिए दूसरा देखिए प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। इस विषय पर हम क्या करेंगे, एक ब्लॉग लिखेंगे। वो ब्लॉग किस प्रकार होगा, देखिए नागपुर महाराष्ट्र। देखिए प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। देखिए नागपुर यानी महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल टेनिस में सोनाली बत्रा को 3 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया है। इसके साथ ही वो जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई है। उनका कहना था कि असफलता सफलता की ही पहली सीढ़ी है
अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। वे के बताती है कि इससे पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला था और इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं ये चैंपियन जीत पाई हूँ। वस्तुतः खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों का खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेल कूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो, ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देखा जाए तो खेल कूद आज सफल कैरियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनमें नाम भी है और दाम भी। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज हम इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ही ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी जो रिया का कद छोटा था, डॉक्टरों ने भी उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रग्बी तो है ही, इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेले हैं जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो करती ही है, साथ ही साथ समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूजर बॉक्सर का खिताब मिला। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और मैं बनी। खेल कूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते हैं, जैसे अनुशासन, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना, टीम वर्क आदि। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती स्फूर्ति खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती है। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाते हैं एक खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों से उचित महत्व दें। देखिए, लेखक ने पिक्चर लेखन की विशेषताएं जो बताई है वो इस प्रकार की है। उसमें मनोरंजकता होनी आवश्यक है, उसमें ज्ञानवर्धकता की भी आवश्यकता है, मानवीय रुचि पर आधारित भी होना चाहिए पिक्चर लेखन। उसमें कल्पनाशीलता को भी स्थान होगा, भावात्मकता को भी स्थान होगा, तर्क संगतता को भी स्थान होगा, गतिशीलता, रोचकता, चित्रात्मकता, भाषा शैली, ये फीचर लेखन की विशेषताएं हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, फीचर लेखन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इस प्रकार है। पहले आरंभ, बाद में मध्य और अंतिम चरम। देखिए, इसमें भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, उसमें से एक अच्छे निष्कर्ष निकालने होंगे, इसीलिए हमें जो कुछ लिखना है उसके बारे में अच्छे निष्कर्ष निकलने चाहिए और उसका समापन भी अच्छी वाक्यों से, अच्छी पंक्तियों से होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह फीचर लेखन कर सकते हैं। और लेखक कहता है कि देखिए, लेखक कहता है कि हम क्या करेंगे, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में
बारे में जो कुछ प्रश्न है उसके बारे में हम क्या करेंगे, सोच समझ कर उस पर गहराई से अध्ययन करके हम क्या करेंगे, पिक्चर लेखन कर सकते हैं।